यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले यूनिट का नैतिकता का सार। क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक? इससे 3 तरह के सवाल हल होंगे। एक, नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करें। कहा था नैतिकता का सार वो टॉपिक है जो आपको सिखाएगा कि अगर एक से ज्यादा विकल्प आपके पास हैं और आपको वो एक से ज्यादा विकल्प सही लग रहे हो, एक साथ अलग अलग विकल्प सही लग रहे हो, लेकिन चुन एक ही सकते हो, तो कौन सा विकल्प चुने, कौन सा विकल्प नैतिक है, इसको कैसे पहचाने। तो एक तो ज्ञान के लिए कहा था यूनिट 1 क्यों पढ़ते हैं हम? यूनिट 1 पढ़ते हैं जिससे हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी परंपरा के आधार पर नैतिक अनैतिक की पहचान ना करें, बल्कि हम किसी फार्मूले से नैतिक अनैतिक पहचाने। परिणाम निरपेक्षतावाद में फार्मूला आपने पढ़ा कहां? रॉल्स और कांत में। परिणाम सापेक्षतावाद में फार्मूला हम सीख रहे हैं स्वार्थवाद में, सुखवाद में। तो स्वार्थवादियों के हिसाब से जो बात तुम्हारे हित में हो वही नैतिक मानना, अपना हित कभी मत छोड़ना। तो अगर कोई 2 विकल्प दिए गए हो, उन विकल्पों में मुझे पता करना हो कौन सा नैतिक है, तो स्वार्थवादी कहेंगे वही विकल्प नैतिक होगा जिसमें तुम्हारा हित पूरा हो रहा हो। एक तो इस नैतिकता की पहचान के लिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात तुमने कल सीखी कि मेरा हित किसमें है, इसको लेकर स्वार्थवादी 2 भागों में बटे हुए। एक संकीर्ण स्वार्थवादी, वो कहते हैं तुम्हारा हित अकेले व्यक्ति के तौर पर तुम्हारे हित में है। प्रबुद्ध स्वार्थवादी कहते हैं नहीं, तुम्हारा हित सबके हित में है, तुम्हारा हित पूरे समाज के हित में है, तुम्हारा हित पूरे राष्ट्र के हित में है। तो जब भी तुमको चुनना हो कि क्या करना चाहिए, तो प्रबुद्ध स्वार्थवादी कहेंगे पता लगाना सबके हित में क्या है। ये सवाल यूपीएससी ने पूछ रखा है सर्वहित में ही स्वहित निहित है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो प्रबुद्ध स्वार्थवादी कहते हैं पूरी दुनिया अच्छी होगी, पूरी दुनिया का हित पूरा होगा तो हर राज्य का पूरा होगा। दुनिया के संदर्भ में राज्य अंग की तरह है, दुनिया शरीर की तरह है। पूरी दुनिया हमारी पूरी पृथ्वी अच्छी होगी तो पृथ्वी का हर राज्य अच्छा होगा। पृथ्वी हो गई शरीर की तरह, राज्य हो गया अंग की तरह। तो अगर तुम राज्य में आओगे तो राज्य हो जाएगा शरीर की तरह और नागरिक हो जाएंगे अंग की तरह। तो स्वार्थवादी कहेंगे राज्य अच्छा होगा तो नागरिक अच्छे होंगे। समाज में आओगे, समाज और सदस्य, समाज अच्छा होगा तो उसका हर मेंबर अच्छा होगा। प्रबुद्ध स्वार्थवादी किस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं? जैविक आंगिक एकता के सिद्धांत का। क्या मानते हैं? जैसे शरीर के एक अंग का हित शरीर के दूसरे अंगों से और पूरे शरीर के हित से जुड़ा होता है। मेरी आंखें कभी उस दशा में ठीक नहीं रह सकती जब मेरे हाथ और पैर एक्सरसाइज करना बंद कर दें। आंख हाथ और पैर से है तो अलग, लेकिन हाथ और पैर से इसका हित जुड़ा हुआ है। पैर अगर दौड़ेगा रोज 5 मील, हाथ एक्सरसाइज करेगा, लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी तो आंख की रोशनी लंबे समय तक बनी रहेगी। देखने में आंख और पैर अलग अलग हैं लेकिन इनके हित जुड़े हुए हैं। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो आंख का भी हित पूरा होगा, पैर का भी। जैसे हमारे शरीर में अंगों का हित आपस में जुड़ा है एक दूसरे से, और किसी अंग का हित जुड़ा है शरीर से, ठीक वैसे प्रबुद्ध स्वार्थवादियों के अनुसार दुनिया में सभी राज्यों का हित धरती से, राज्य और व्यक्ति में व्यक्तियों का हित राज्य से, व्यक्तियों का हित आपस में, व्यक्ति और संस्था में संस्था से व्यक्ति का हित इसी तरीके से जैविक आंगिक एकता की भांति जुड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे वो जब तुमको पहचानना हो कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, तो कहेंगे पूरे वर्ग का हित देखो, पूरे समाज का हित देखो, क्योंकि तुम्हारा हित इनसे अलग थोड़े है। तो इससे हम दुविधा हल कर पाएंगे प्रबुद्ध स्वार्थवाद से। जब भी हमको चुनना होगा देखेंगे मेरा हित किन हितों से जुड़ा हुआ है, उसमें बड़ा वाला हित पूरा करेंगे तो मेरा अपने आप पूरा हो जाएगा। जैसे अगर मैं शरीर को स्वस्थ रख लूं तो पैर का हित भी, आंख का हित भी सब पूरा हो जाएगा। दूसरा क्यों पढ़ रहे हैं? तो एक तो पढ़ रहे हैं किस लिए? किसी दुविधा की दशा में क्या नैतिक है क्या अनैतिक उसको कैसे पहचाने। स्वार्थवाद में जैविक आंगिक एकता के सिद्धांत से उसकी पहचान करने का तरीका बताया। दूसरा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले यूनिट में तुमने पढ़ा था, जब तुमको सिलेबस बताया था कि सिलेबस कैसे बना है तुम्हारा, उसमें सिखाया था कि देखो तुम्हारे सिलेबस में हर यूनिट नैतिक समस्या के समाधान के लिए है। वो लेक्चर फिर से देखना। कहा था अगर दुनिया में कंप्लीट नैतिकता होती तो हमको एथिक्स पढ़ने की जरूरत ना होती। हम एथिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दुनिया में नैतिक समस्याएं हैं। तो इसका मतलब कि एथिक्स का सिलेबस नैतिक समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। कहा था जैसे डॉक्टर तभी होगा जब बीमारी होगी, अगर बीमारी खत्म हो जाए डॉक्टर खत्म हो जाएगा। तो बीमारी है तो डॉक्टर क्या करेगा? बीमारी की पहचान करता है और बीमारी का इलाज करता है। वैसे अगर अनैतिकता है तो नीतिशास्त्र है। नीतिशास्त्र क्या करेगा? अनैतिकताओं की पहचान करेगा, अनैतिकता के कारणों की पहचान करेगा। क्या क्या कारण बताए थे अनैतिकता के? एक कारण था कि लोग जानते ही नहीं कि सही गलत क्या है। नैतिकता के सार से हम उस सही गलत को पहचानना सीख रहे हैं। कोई दुविधा आएगी कांत अप्लाई करके पहचानेंगे, रॉल्स अप्लाई करके पहचानेंगे। स्वार्थवाद में जैविक आंगिक एकता के सिद्धांत से देखेंगे कौन से व्यापक हित है जिनसे मेरा हित जुड़ रहा है, उस विकल्प को नैतिक मानेंगे, इससे पहचानेंगे। सुखवाद से पहचानेंगे। एक तो नैतिक समस्या जो अज्ञान की थी कि मैं पहचान नहीं पा रहा था वो इससे दूर होगी। दूसरी कहा था अक्सर लोग नैतिक इसलिए भी नहीं होते हैं कि उनको लगता है मेरे नैतिक बनने से मेरा क्या फायदा, मैं नैतिक क्यों बनूं, मुझे नैतिक बनने से नुकसान होगा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नैतिकता और फायदा आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। नैतिक बनोगे नुकसान उठाओगे, अनैतिक बनोगे फायदा उठाओगे। अगर ये बात सही हो तो फिर तो किसी आदमी को नैतिक नहीं बनना चाहिए। जब नैतिक बनने से मेरा नुकसान होगा तो मैं नैतिक क्यों बनूंगा। यूनिट 1 का काम है क्या करना? ऐसे आइडियाज आपको देना जिनसे आप ये समझ पाए कि नैतिक बनने में नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। जैसे कल आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? जैविक आंगिक एकता का सिद्धांत।
अगर मैं स्वार्थवादी हूं और नैतिक हूं तो क्या समझूंगा? मेरा फायदा इस बात में है कि मेरे राज्य की संस्थाएं बेहतर हों। राज्य में हॉस्पिटल बेहतर होगा तो कोई डॉक्टर मेरा गलत इलाज नहीं करेगा, मुझे तुरंत बीमार होने पर इलाज मिल जाएगा। राज्य के स्कूल अच्छे होंगे तो मुझे फीस देकर नहीं पढ़ाना पड़ेगा, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। पुलिस अच्छी होगी तो मेरी बच्चों की सुरक्षा होगी। पर्यावरण के मानकों को लागू करवाने वाले लोग अच्छे होंगे तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। भोजन उत्पन्न करने वाले किसान, खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले किसान अच्छे होंगे तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कम डालेंगे। फूड इंडस्ट्री के लोग अच्छे होंगे तो मिलावटखोरी नहीं करेंगे। और सब इस तरह से अगर काम करेंगे तो मैं जो खाना खाऊंगा उससे मुझे स्वास्थ्य लाभ होगा, बीमार होने पर अच्छा डॉक्टर मेरा इलाज कर देगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे, पुलिस हमेशा मेरे राइट्स की रक्षा करेगी, न्यायपालिका से न्याय मिलेगा, तो क्या होगा? मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इसका तो मेरा हित इस बात में नहीं है कि मैं घूस कमाऊं। घूस कमाने से मैं पैसा कमा सकता हूं, लेकिन उस पैसे जो खाना खरीदने जाऊंगा मिलावटी होगा। उस पैसे जिस हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा वहां डॉक्टर भी स्वार्थी होगा, वो मेरा फर्जी ऑपरेशन कर देगा, बिना जरूरत के ऑपरेशन कर देगा। आपने पढ़ा है रिपोर्ट कि भारत में 50% ज्यादा सर्जरीज फेक है। हॉस्पिटल अपने बिजनेस का टारगेट पूरा करने के लिए सर्जरी कर रहे हैं। मशीनें महंगी महंगी खरीद ली डॉक्टर्स ने, अस्पतालों ने, उनमें मरीजों का जबरदस्ती टेस्ट करवा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं स्वार्थवाद, इसलिए भी पढ़ रहे हैं सुखवाद कि हमारे अंदर नैतिक बनने की प्रेरणा आए। हम ये समझे कि नैतिक बनेंगे, संस्थाएं अच्छी होंगी, संस्थाएं अच्छी होंगी तो हमारा स्वार्थ है कि हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो पहले यूनिट की कौन समस्या थी? एक ज्ञान वाली, वो हल हो गई। दूसरी क्या थी? कई बार आदमी इसलिए नैतिक नहीं बनता कि उसको लगता है नैतिक बनने में मेरा कोई फायदा नहीं। स्वार्थवाद की नैतिकता क्या सिखा रही है? नैतिक बनोगे, संस्थाएं अच्छी होंगी, संस्थाएं अच्छी होंगी तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। बिना अच्छी संस्थाओं की तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। अब यहीं से हम लोग आज बात आगे बढ़ाएंगे और स्वार्थवाद से दुनिया कैसे अच्छी होगी कल दिखाया, संस्था अच्छी होगी। अगर आप स्वार्थवाद को संस्था में लागू करेंगे, संस्था और व्यक्ति के स्वार्थ को जोड़ देंगे, संस्था व्यक्ति का स्वार्थ पूरा करे और व्यक्ति संस्था का स्वार्थ पूरा करे, तो आईसीआईसीआई बैंक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की तरह संस्थाएं मिलेंगी जिनमें सेवा की गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर की होगी। आज हम स्वार्थ में पढ़ा था कि स्वार्थवाद की समझ रखने वाला प्रबुद्ध स्वार्थवादी अपने आप को नैतिक बनाएगा, क्योंकि समझ लेगा कि किसी राज्य में जितनी नैतिकता बढ़ेगी उतनी संस्थाओं की बेहतरी होगी, और संस्थाओं की बेहतरी होगी तो उन संस्थाओं की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ने से मेरी जिंदगी की बेहतरी होगी। इसलिए प्रबुद्ध स्वार्थवादी, समझदार स्वार्थवादी नैतिकता नहीं छोड़ता है। तो ये आपने पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इगोइज्म। 3 एप्लीकेशन पढ़ने थे। पहला था स्वार्थ से संस्थाओं की नैतिक समस्या कैसे हल होगी, या कहें स्वार्थवाद की नैतिकता के पालन से संस्थाएं कैसे बेहतर होंगी। दूसरा, स्वार्थवाद की नैतिकता से व्यक्ति में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जैसे गुण कैसे विकसित होंगे। स्वार्थवाद की नैतिकता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता कैसे बेहतर होगी। इसी में लिख सकते हो एक और सवाल, स्वार्थवाद के पालन से नैतिक प्रेरणा कैसे आएगी। और तीसरा, स्वार्थवाद की नैतिकता हमारी दुनिया की नैतिक समस्याओं जैसे यौन हिंसा इत्यादि का समाधान कैसे करेगी। तो अनुप्रयोग का मतलब स्वार्थवाद की नैतिकता संस्था को कैसे बेहतर बनाएगी, इंसान की बेहतरी में क्या योगदान देगी, और दुनिया कैसे बेहतर बनाएगी। छाप लिए? कल ये वाली बात हमने पढ़ ली, पढ़ी ना? ये वाली और ये वाली बात पढ़ी। क्या देखा था आपने? सॉरी, आपने कल देखा था कि स्वार्थवाद की नैतिकता से क्या होता है। संस्था में
काम करने वाले व्यक्ति की अपने कार्य के प्रति प्रेरणा बढ़ जाती है, क्योंकि स्वार्थवादी नैतिकता पर आधारित संस्था व्यक्ति के अच्छा काम करने पर उसके हित को पूरा करती है, उसको लाभ पहुंचाती है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार की संस्था में काम करने वाला व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के कारण अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता है। कल बात पढ़ा चुका हूं, लिख दिया फिर से। उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? गूगल, मेटा, फेसबुक, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, सैमसंग जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसी स्वार्थवादी नैतिकता पर आधारित हैं। कल बात बताई थी। तो संस्था की बेहतरी कैसे होगी? संस्था की बेहतरी स्वार्थवाद की नैतिकता से इस तरह से होगी कि व्यक्ति के स्वार्थ को क्या मानेगी संस्था? कल क्या पढ़ाया था? स्वार्थवाद कहता है कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है, इसलिए उसके स्वार्थ को पूरा नहीं करोगे तो अच्छा काम नहीं करेगा। वो सैमसंग क्या करेगी? अपने यहां काम करने वाले लोगों के स्वार्थ को पूरा करेगी। और सिविल सेवा क्या कहेगी? भारत की सिविल सेवा कहेगी हमारे यहां आओ, जनता की सेवा करना, हम स्वार्थवाद तुम्हारा नहीं पूरा करेंगे। तो जहां भारत की सिविल सेवा आपको सेवा करने के लिए बुलाती है, वहां आप सेवा नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि सेवा में हमारा क्या स्वार्थ है। इसलिए आईएस जिस संस्था में सिविल सेवा के लोक प्रशासन के काम करता है, उस लोक प्रशासन की संस्था की गुणवत्ता सैमसंग की बराबरी नहीं कर पाती। सैमसंग और मेटा में जो वर्क कल्चर है, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा भारत का ढांचा मैच नहीं कर पाता। वो तो घूसखोरी और करप्शन है जिसके कारण लोग सिविल सेवा में जा रहे हैं, अन्यथा उनकी काम करने की कोई प्रेरणा नहीं है। लेकिन सैमसंग में, मेटा में, हुंडई में, किया मोटर्स में काम करने के लिए लोग लालायित हैं। वहां प्लेसमेंट होने पर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अच्छी कंपनी पहुंच गए, हमारी ग्रोथ होगी। परिणाम स्वरूप क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कंपनी के लिए खूब मन लगाकर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप कंपनी की क्या होती है? ग्रोथ। आपकी ग्रोथ कंपनी ने की, कंपनी की ग्रोथ आपने की। इस तरीके से संस्थाओं में कार्य संस्कृति क्या हो जाती है? बेहतर। तो स्वार्थवाद की नैतिकता से आप क्या देख रहे हैं? बेहतर कार्य संस्कृति, भ्रष्टाचार उन्मूलन। कल बता चुका हूं, फिर एक बार दोहरा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, आप कहीं कहीं इसका प्रयोग कर सकेंगे। दूसरी बात, स्वार्थवाद की नैतिकता से व्यक्ति की भलाई कैसे होगी? जिस संस्था की भलाई, वैसे व्यक्ति की भलाई कैसे होगी? पहला तो यहां क्या इस्तेमाल करना है? प्रबुद्ध स्वार्थवाद। प्रबुद्ध स्वार्थवाद की नैतिकता के पालन से व्यक्ति सर्वहित में अपना हित है यह समझ लेता है, अतः वह सबके हित के लिए काम करता है। परिणाम स्वरूप वह सत्यनिष्ठ बनता है।
दूसरा, प्रबुद्ध स्वार्थवाद की नैतिकता वाला व्यक्ति समझ लेता है कि उसके जीवन की बेहतरी संस्था की बेहतरी, समाज की बेहतरी तथा राज्य की बेहतरी में उसी तरह निहित है जैसे शरीर की बेहतरी में अंग की बेहतरी निहित है। परिणाम स्वरूप स्वार्थवादी व्यक्ति राज्य, समाज, संस्था की भलाई के लिए काम करता है। कौन सा सिद्धांत था? सिद्धांत का नाम था जैविक आंगिक एकता। कैसा मामला है? यह दुनिया है, दुनिया के भीतर ये राज्य है, राज्य के भीतर ये व्यक्ति है। दुनिया अच्छी तो राज्य अच्छा, राज्य अच्छा तो व्यक्ति अच्छा। ऐसा समझने वाला दुनिया की बेहतरी के खिलाफ कभी काम नहीं करता, राज्य के खिलाफ कभी काम नहीं करता, क्योंकि जानता है कि कोई राज्य अगर खराब हो गया, उस राज्य में भ्रष्टाचार आ गया, तो राज्य की संस्थाएं चौपट होने लगेंगी, और संस्थाएं चौपट होने लगेंगी, खराब होने लगेंगी, तो व्यक्ति की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। तो यहां व्यक्ति की बजाय संस्था फिर राज्य लिख सकते हो। ये मान लो हो गई संस्था और ये हो गया व्यक्ति। दुनिया अच्छी तो राज्य अच्छा, राज्य अच्छा तो संस्थाएं अच्छी, संस्थाएं अच्छी तो व्यक्ति की जिंदगी अच्छी। अब दुनिया कैसे अच्छी होगी? राज्य कैसे अच्छा होगा? बेईमानी से कि ईमानदारी से? ईमानदारी से, नैतिकता से। तो क्या कहोगे? मामला ऐसे बनेगा। नैतिकता से क्या होगा? दुनिया बेहतर, दुनिया की बेहतरी से राज्य बेहतर, राज्य की बेहतरी से संस्थाएं बेहतर, और संस्थाओं की बेहतरी से व्यक्ति का जीवन बेहतर। इसका मतलब नैतिकता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्यक्ति का हित। जितना नैतिकता बढ़ेगी उतना व्यक्ति के तौर पर मेरा हित पूरा होगा। इसको नाम दिया था हमने जैविक आंगिक एकता। इसका गांधी में जो स्वार्थवाद की हमने आलोचना पढ़ी थी, वो आलोचना मूलतः जो संकीर्ण स्वार्थवाद है। स्वार्थवादी एक और तरह का स्वार्थवाद मानते हैं जिसमें स्वार्थी आदमी है तो स्वार्थी, सब काम अपनी भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि अगर दुनिया में पर्यावरण चरमरा गया तो धरती नहीं बचेगी, धरती नहीं बचेगी तो कोई राज्य नहीं बचेगा, राज्य नहीं बचेगा तो हमारी जिंदगी क्या बचेगी। इसलिए पर्यावरण अच्छा होगा तो धरती बेहतर होगी, धरती बेहतर होगी तो राज्य बेहतर होगा, राज्य बेहतर होगा तो मेरा जीवन बेहतर होगा। क्या समझेगा? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, राज्य की बेहतरी है, और पर्यावरण प्रदूषण न होने पर राज्य की बेहतरी में मेरी बेहतरी है। राज्य में हिंसा नहीं होगी तो सबका जीवन सुरक्षित होगा, सबका जीवन सुरक्षित होगा तो मेरा जीवन सुरक्षित होगा। क्या समझता है स्वार्थवादी व्यक्ति, प्रबुद्ध स्वार्थवादी? मेरा कोई हित इकलौता हित नहीं है। अब मैं प्रबुद्ध स्वार्थवादी की बात को समझाने की ऐसे कोशिश करता हूं। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ यूपीएससी ने। देखो, मान लो मैं स्वार्थवादी व्यक्ति हूं, मैं एक स्वार्थवादी व्यक्ति हूं, प्रबुद्ध स्वार्थवादी व्यक्ति हूं, तो मैं नैतिक कैसे बनता हूं? हम क्या प्रूव करें कि स्वार्थवाद व्यक्ति को नैतिकता की तरफ ले जाएगा, क्योंकि व्यक्ति समझ लेगा कि नैतिकता में ही मेरी भलाई है। एक उदाहरण समझो, एक गांव है, उस गांव में सरकार स्कूल खोलने के लिए तैयार है। ये उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं क्लास में। उस गांव में सरकार स्कूल खोलने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की शर्त है कि जब तक 100 बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक गांव में स्कूल नहीं खुलेगा। मेरा बच्चा 4 साल का हो गया, मेरा स्वार्थ है गांव में स्कूल खुल जाए, स्कूल खुल जाएगा तो मेरे बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं क्या समझता हूं स्वार्थवादी होने पर, कि जब तक 100 बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तब तक स्कूल नहीं खुलेगा, और जब स्कूल नहीं खुलेगा तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, और मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो मेरा हित पूरा नहीं होगा। इसका मतलब मेरा हित गांव के 100 बच्चों के हित के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? स्वार्थी हूं मैं, एक एक घर में जाऊंगा और माता पिता को कन्विंस करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो। कुछ माता पिता अपने बच्चों से बाल श्रम करवा रहे होंगे, उनके लिए विकिपीडिया पढ़ के, एथिक्स पढ़ के जाऊंगा और कन्विंस करूंगा कि बाल श्रम ठीक नहीं है, कन्विंस करूंगा कि बाल श्रम से कैसे नुकसान है तुम्हारा। गांव में बाल श्रम को खत्म करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे अगर बाल श्रम में लगे रहेंगे तो स्कूल आएंगे नहीं। अब इसे मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अंत में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं। फिर मेरा बच्चा कब पढ़ पाएगा? जब स्कूल खुलेगा। स्कूल कब खुलेगा? जब गांव में बाल श्रम खत्म होगा, जब गांव में माता पिता अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो मैं 1 महीने से घर घर जाके अलग अलग माता पिता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो। मैं हूं तो स्वार्थी, लेकिन मैं पूरे गांव के बच्चों के हित के लिए काम कर रहा हूं। क्यों?
क्योंकि मैं समझता हूं कि जब सारे बच्चों का हित पूरा होगा, स्कूल खुलेगा, तो मेरे बच्चे का भी हित पूरा हो जाएगा। परंतु स्वार्थवादी व्यक्ति इसी तरह समझता है कि लोकतांत्रिक राज्यों में कोई हित अगर अकेला मेरा है तो एक वोट के लिए कौन सी सरकार काम करेगी, एक वोट के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी। लेकिन अगर जो मेरा हित है वही 50 लाख लोगों का हित बन जाए तो 50 लाख वोट बहुत होता है। 50 लाख लोग अगर एक पार्टी को वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगी, उस पार्टी के चुनाव हार जाएगी वो पार्टी। तो क्या समझता हूं कि अगर मेरा हित 50 लाख लोगों के हित के साथ जुड़ गया तो उस हित के लोकतंत्र में पूरा होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि कोई पार्टी उसको इग्नोर नहीं कर पाएगी। एक सड़क बननी है गांव में और सड़क जहां से गुजरेगी उससे 50,000 लोगों को फायदा होगा। 50,000 लोगों ने कह दिया कि सड़क नहीं बनाओगे तो हम तुमको विधायक वोट नहीं करेंगे, जो विधायक है सांसद उसको कह तुमको वोट नहीं करेंगे। 50,000 लोगों का हित चूंकि सड़क से जुड़ गया, इससे सड़क बनने की संभावना बढ़ गई। अब उसी सड़क पर मेरा भी घर आ रहा है, 50,000 लोगों की सड़क बनेगी तो मेरे लिए बन जाएगी। लेकिन मान लो मेरा घर कहीं एक ऐसी जगह पर है जहां 5 घर हमारे हैं सिर्फ, और हम सड़क बनवाने की लोकतंत्र में मांग करें, कोई सरकार नहीं बनाएगी, कोई पार्टी नहीं बनाएगी। 5 लोगों के वोट बैंक से क्या फर्क पड़ता है, 5 लोगों के वोट से सरकार पर क्या फर्क पड़ता है, पार्टी पर क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो प्रभुत्व स्वार्थवादी जानता है जितने ज्यादा बड़े वर्ग का हित मेरे हित के साथ जुड़ेगा उतना मेरे हित की पूरा होने की संभावना है। तो प्रभुत्व स्वार्थवादी क्या करेगा, सबके हित के लिए काम करने की कोशिश करेगा, जिससे उसके भीतर उसका हित अपने आप पूरा हो जाए। इसलिए वो नैतिकता का सहारा लेगा, अनैतिक काम नहीं करेगा, क्योंकि सबके हित में काम करना अनैतिक थोड़े है। समझ में आई? तो दो बातें तुमको समझाई। एक, स्वार्थवादियों का दावा है कि स्वार्थवाद की नैतिकता का प्रयोग करने से संस्थाएं अच्छी हो जाएंगी, उनमें पारदर्शिता आएगी, उनकी कार्य संस्कृति बेहतर हो जाएगी, उनकी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी। और ये तुमको गूगल के मेटा के माइक्रोसॉफ्ट के एग्जांपल से समझाया, सैमसंग हुंडई को एग्जांपल ले लो। दूसरा उनका तर्क है कि प्रबुद्ध स्वार्थवादी व्यक्ति जो जैविक आंगिक एकता को समझता है, क्या समझता है, वो समझ लेता है सबके हित में ही मेरा हित है, मेरा हित साझा है, हम साझे हितों की दुनिया में रह रहे हैं। विधि का शासन मेरा अकेले हित नहीं है, विधि का शासन सबका हित है। तो अगर रूल ऑफ लॉ होगा किसी स्टेट में तो सबका हित पूरा होगा, और रूल ऑफ लॉ से मेरा हित पूरा होगा। अच्छे हॉस्पिटल होंगे राज्य में, अच्छे अस्पताल से सबका हित पूरा होगा, सबका हित पूरा होगा तो मेरा भी इलाज हो जाएगा, मेरा भी पूरा होगा। अच्छे स्कूल होंगे राज्य में, सबका हित पूरा होगा, सबका हित पूरा होगा तो मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात अगर आप समझते हैं तो ये दूसरी बात समझिए। अब जरा तीसरी बात पर आइए। दो बातें मैंने आपको समझा दी। जो लोग बहुत देर से गप मार रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं और पोथी पढ़ के जग में कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी पढ़ने से होता है, ऐसे लोगों को क्या कहूं। एक बात जो पिछली क्लास में पढ़ाई, जब मैंने सवाल पूछा कि स्वार्थवाद क्यों पढ़ रहे हैं और बता नहीं पा रहे थे, उसी को फिर दोहराया। लेकिन कहावत है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, वही बात है। मैं 5 बार भी पढ़ा दूं तब भी नहीं सुनोगे, फिर बाद में रोगे, इसे समझ में नहीं आया, नोट्स कैसे बनाएं। इतना तो बोर्ड पर लिख देता हूं, उसी से नोट्स बन जाएगा। यूपीएससी के 2-3 सवाल आए इससे। अब एक भाई साहब जगह पूछ रहे हैं आज क्लास का शेड्यूल क्यों हुआ। अरे क्लास 40 मिनट चल गया, जो पढ़ा रहा हूं वो सुनो, शेड्यूल क्यों हुआ इसको क्यों पूछ रहे हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ रहे हैं हम, उसको समझो। इतनी बेइज्जती करने पर भी तो कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब इज्जत ही नहीं है। क्योंकि इज्जत होती तो बेइज्जती होती, बेइज्जती करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब इज्जत ही नहीं थी, है ना। कि अगर बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा, बदनाम होने से भी तो नाम होता है। कुछ विद्यार्थी मानते हैं कि ऐसा कमेंट करेंगे तो कम से कम दिखेंगे। तो कंचन कुमार लड़की हो कि लड़का, पहले ये बताओ। अगर लड़का हो तो सुनो, यही कहता उठा लूंगा तब दुनिया की हिंसा लोग उनसे पूछूंगा से नैतिकता कैसे मजबूत होगी, स्वार्थवाद से नैतिकता कैसे मजबूत होगी। जल्दी बताओ कंचन। यौन हिंसा पर सवाल तुमने पूछा, मैंने जो पढ़ाया मैं उस पर पूछ रहा हूं। बंटी वर्मा कोई कवि सम्मेलन थोड़े हो रहा है 5 बार पढ़ाऊंगा प्रबुद्ध स्वार्थवाद, कल से 4 बार पढ़ा चुका हूं। मुशायरा नहीं है भाई कि एक बार और वंस मोर। कल से पढ़ा चुका हूं प्रबुद्ध स्वार्थवाद, जैविक आंगिक एकता, कितनी बार बता चुका। जब लोगों को खुद का स्वार्थ किसी चीज में दिखाई दे, ये तो उत्तर नहीं हुआ कंचन, और ठीक से स्ट्रक्चर करो। स्कॉलरशिप की मानिए स्पेलिंग नहीं होती, स्कॉलरशिप की स्पेलिंग ठीक करो। अजय आपको डरना भी चाहिए क्योंकि आप क्लास में बात बहुत करती हैं। अभी मैंने आपसे सवाल पूछना शुरू नहीं, पीछे लिखा है, क्या लिखा है, नैतिकता से क्या जुड़ा है, व्यक्ति का हित। स्वार्थवाद से नैतिकता कैसे मजबूत होगी। एक व्यक्ति जब यह समझ लेता है कि जितनी नैतिकता बढ़ेगी, देखो जितनी नैतिकता बढ़ेगी उतनी दुनिया बेहतर होगी, दुनिया बेहतर होगी तो राज्य बेहतर होंगे, संस्थाएं बेहतर होंगी, संस्थाएं बेहतर होंगी तो संस्थाओं की बेहतरी से मनुष्य का जीवन बेहतर होगा। इसका मतलब मेरे जीवन की बेहतरी नैतिकता से जुड़ी हुई है।
कैसे प्रूव करोगे? ये कैसे प्रूव करोगे? इसको सिद्ध करने के लिए क्या बना सकते हैं? एक तरफ नैतिकता के सूचकांक और दूसरी तरफ जीवन की गुणवत्ता के सूचकांक। जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक। नैतिकता का सूचकांक क्या होता है? लोकतंत्र एक नैतिकता है, डेमोक्रेसी का इंडेक्स बनता है। पारदर्शिता नैतिकता है, उसका इंडेक्स बनता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था ही है। कोई नैतिकता ले लोगे, उसका सूचकांक देखोगे तो क्या पाओगे? जो राज्य नैतिकता के सूचकांक में सबसे ऊपर हैं, उन्हीं राज्यों में व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता भी सबसे बेहतर है। तो इसका मतलब नैतिकता बढ़ेगी तो आदमी के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। क्या सिद्ध हुआ? नैतिकता से मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। प्रबुद्ध स्वार्थवादी इसी को समझ लेता है। क्या समझ लेता है? फिनलैंड के स्कूल सबसे अच्छे क्यों हैं? क्योंकि फिनलैंड के टीचर बहुत नैतिक हैं। ट्यूशन नहीं पढ़ाते हो, कोचिंग नहीं पढ़ाते हो। फिनलैंड के टीचर बनने के बाद आईएएस की तैयारी नहीं करते। फिनलैंड के टीचर स्कूल में टाइम से जाते हैं। क्योंकि फिनलैंड के टीचर्स नैतिक बहुत हैं, इसलिए फिनलैंड में स्कूलों की गुणवत्ता बहुत बेहतर है। तो फिनलैंड में स्कूलों की गुणवत्ता बहुत बेहतर है, तो फिनलैंड में हर माँ बाप, उनका क्या स्वार्थ होता है? हर माँ बाप का कि उनका बच्चा बेहतर बने, उसको अच्छी शिक्षा मिले। हर माँ बाप का स्वार्थ पूरा हो रहा है। नैतिकता बढ़ाओगे, संस्था बेहतर होगी। संस्था बेहतर होगी तो संस्था से मेरी जिंदगी बेहतर होगी। तो इधर क्या करना है आपको? इधर लोकतंत्र, इधर लैंगिक न्याय, इधर पारदर्शिता, कोई भी इंडेक्स बना लो, इस नैतिकता के सूचकांक में जो ऊपर होगा, उसी राज्य में आदमियों की, व्यक्तियों की, स्त्रियों की, पुरुषों की जिंदगी भी बेहतर होगी। ठीक है? ये लिखा था, ये पूछ लिया कंचन कुमार से, जिनको यौन हिंसा कैसे रोकेगी सवाल तो पूछना था, लेकिन जो जो भी बताया है उसको नहीं बता पा रहे। बताना पड़ेगा कि स्वार्थवादी व्यक्ति ये समझता है कि नैतिकता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई ओन सेल्फ इंटरेस्ट। नैतिकता मेरे स्वहित के साथ जुड़ी हुई है। बिना नैतिकता के मेरा कोई हित पूरा नहीं होगा। ना अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, ना अच्छा स्कूल बनेगा, ना अच्छा न्यायपालिका होगी। न्यायपालिका में आपको न्याय मिल रहा है भारत में? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि न्यायपालिका में करप्शन आ गया। सरकार के पास आप काम करवाने जाते हैं, आपका काम होता है टाइम पे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें करप्शन आ गया। तो जब आपका काम ही नहीं होता, आपको न्याय 15-15 साल मिल ही नहीं रहा, तो राज्य में आपका हित पूरा नहीं हो रहा है। पुलिस बनाएगी किसके लिए? आपके हित के लिए। लेकिन पुलिस में क्या है? करप्शन है, आपका हित पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर पुलिस नैतिक होती, अगर न्यायपालिका नैतिक होती, अगर स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक नैतिक होते, अगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर नैतिक होते, तो मुझे घूसखोरी की जरूरत है पड़ती। तो सरकारी हॉस्पिटल में मेरे बच्चे को मुझे फ्री में इलाज मिल जाता, सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी शिक्षा मिल जाती। तो पैसा क्यों कमाऊं? जब राज्य में फ्री में इतनी अच्छी शिक्षा मिलती, फ्री में बढ़िया इलाज मिलता, न्यायपालिका में घूस देना ही पड़ता, फ्री में न्याय मिलता, पुलिस को घूस देने की जरूरत नहीं, फिर तो कम ही खर्च में आदमी का काम चल जाता। हमको जिंदगी में बहुत पैसा इसलिए चाहिए कि एक बार भी बीमार पड़ गए तो इलाज कराने 10 लाख रुपया लगेगा। बच्चे पढ़ाने में प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस देनी पड़ेगी, इसलिए हर आदमी घूसखोरी कर रहा है। प्रबुद्ध स्वार्थवादी समझता है इसमें मेरा हित नहीं है। मेरा हित किसमें है? मेरा हित है संस्थाओं को बेहतर बनाने में, और संस्थाएं बिना नैतिकता के बेहतर नहीं बनेगी। किसने बताया 80,000 केस पेंडिंग है? 2 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है आकृति विश्वकर्मा जी। 80,000 का डेटा आपने कहां से लिया? भारत में सारे न्यायालयों में मिलाकर 2 करोड़ केस पेंडिंग है। समझ गए आप? अब आइए, तीसरी बात देखने जा रहे हैं। स्वार्थवाद की नैतिकता का अनुप्रयोग करने जा रहे हैं दुनिया की बेहतरी में। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सबसे बाद में लेने का निर्णय किया है। तो आइए देखते हैं स्वार्थवाद से दुनिया कैसे बेहतर होगी। व्यक्ति के स्तर पर नैतिकता कैसे आएगी, उसकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी, तो समझा दिया आपको। संस्था कैसे बेहतर होगी, सैमसंग वगैरह, हुंडई वगैरह के एग्जांपल से समझा दिया। सेकंड वाले में आपको कहा कि इंडेक्स यूज करिएगा जीवन की गुणवत्ता का और नैतिकता का। एक तरफ नैतिकता के सूचकांक लिखिएगा, एक तरफ जीवन की गुणवत्ता के सूचकांक। आप दिखा देंगे जहां नैतिकता बढ़ती है वही जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ती है। इसलिए नैतिकता से मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। बिना नैतिकता के मैं जीवन की गुणवत्ता बढ़ा नहीं पाऊंगा। स्वार्थवाद से दुनिया कैसे बेहतर होगी, तो आइए जरा देखते हैं क्या। इस बात को समझने के लिए हमें दुनिया की किसी समस्या का उदाहरण लेना होगा। और देखना होगा कि स्वार्थवाद हमारी दुनिया की उस समस्या का समाधान कैसे करता है। उसी प्रकार अगर स्वार्थवाद से दुनिया की हर समस्या का
समाधान हो जाए तो हमारी दुनिया बेहतर हो जाएगी। अरे 80,000 किसी खास कोर्ट में बताए होंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में बताया हो, किसी हाई कोर्ट में बताया हो। अभी पढ़ाई के साथ ही गूगल कर लोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। ये सब बात तो हाथ कंगन को आरसी क्या। देखिए, मैंने अभी अपने फोन पे टाइप किया एज ऑफ फरवरी 2025, सुनना ध्यान से, द टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन इंडिया वाज ओवर 52 मिलियन। 5 करोड़ 20 लाख केस पेंडिंग है। कितने? 5 करोड़ 20 लाख। तब फरवरी 225 तक, 2025 तक। कौन कह रहा है ये? गूगल करते दिख गया। तो कैसे विद्यार्थी हो यार तुम लोग? एक कोई बेवकूफ आदमी कह रहा है कि वो अचानक बढ़ गया होगा। अचानक नहीं बढ़ा, तुम सो रहे थे, तुम अचानक आए। फरवरी 2025 तक भारत में 5 करोड़ 20 लाख केस पेंडिंग है। 52 मिलियन का मतलब 5 करोड़ 20 लाख होता है। क्या पॉलिटी पढ़ रहे हो जब गूगल नहीं कर पाते हो? कोई डेटा तुमको नहीं पता है। तो जब ये नहीं जानते हो, 30 साल से ज्यादा पेंडिंग केस भारत में 1,80,000 है, तो 30 साल से पेंडिंग है। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ना। नीति आयोग कह रहा है कि भारत के सारे पेंडिंग केसेस को अगर सुलझाना हो तो 324 साल लगेंगे। कितने? 324 साल। 324 साल में पेंडेंसी जितनी केसेस की है वो हल हो पाएगी। जिस रफ्तार से हम केसेस सॉल्व कर रहे हैं, कोई नया केस ना आए, केवल पुराने केसेस हल करने को। आज से क्राइम भारत में अगर बंद कर दो, एक भी नया केस कोर्ट में ना जाए, तो जितने केस अब तक आ गए हैं उनके लिए नीति आयोग कह रहा है 324 साल लगेंगे। थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई। करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। 5 करोड़ 20 लाख केस हैं, इसमें फैमिली कोर्ट वगैरह के केस शामिल है। किसी हाई कोर्ट में बताया होगा एक आध ना, उसको ध्यान से सुना। टेक्स्ट आइए जरा देखते दुनिया कैसे अच्छी होगी। और यहां क्या लिखा समझना इस बात को, कि अगर दुनिया की किसी प्रॉब्लम को हम ले लें और स्वार्थवाद से उसको हम सुधार दें, तो उसी तरीके से हम कहेंगे दुनिया की हर समस्या हल हो सकती है स्वार्थवाद की एप्लीकेशन से। और दुनिया की समस्या, अगर नैतिक समस्या हल हो जाए, दुनिया कैसी हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। तो मैं उदाहरण के लिए एक समस्या लेने जा रहा हूं। कौन समस्या लेने जा रहा हूं? यौन हिंसा। क्यों लेने जा रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? यौन हिंसा का समाधान करने के लिए हमने बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन फिर भी हम यौन हिंसा को हटा नहीं पा रहे हैं। यौन हिंसा का समाधान कैसे हो सकता है? यूपीएससी का इस पर क्वेश्चन है। उसी सवाल को हम लेने जा रहे हैं। और यौन हिंसा किसकी प्रॉब्लम है? किसी एक इंसान की नहीं, किसी संस्था की नहीं, हमारी दुनिया की समस्या है। इसलिए हम यौन हिंसा को लेने जा रहे हैं। आइए जरा देखिए। मैं एक आध समस्या और लिख दे रहा हूं। ए बी, स्त्री सशक्तिकरण एवं वंचित वर्गों के साथ सामाजिक अन्याय की समस्या भी हमारी दुनिया की समस्या है। भाई हमारी आधी आबादी की समस्या है। हमको देखना है कि स्वार्थवाद से सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, यौन हिंसा क्या हल हो सकती है। और अगर हल हो जाएगी, यौन हिंसा का मतलब सेक्स वायलेंस, औरतों के साथ होने वाला रेप, मॉलेस्टेशन, इसको यौन हिंसा कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या ये हो सकता है। इसका तो हमको क्या समझना है? क्या स्वार्थवाद, क्या क्या सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, यौन हिंसा की समस्या का समाधान कर सकता है? अगर हां, तो कैसे? आओ देखो,
मैं केस स्टडी बनाने जा रहा हूं। कैसी केस स्टडी? मैं एक बार एक वर्ग ले रहा हूं, या चलो ऐसे करते हैं कि कॉम्परेटिव तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दो वर्ग लेते हैं कोई, जिन दोनों की स्थिति आज से 100 साल पहले एक जैसी रही हो। ठीक है? क्योंकि जब मैं कहूंगा स्वार्थवाद से नैतिक समस्या हल होती है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कोई समस्या हल हुई हो, किसी का सामाजिक अन्याय दूर हुआ हो स्वार्थवाद से, तो हम कह पाएंगे दूर कर सकता है। इसलिए हम एक तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। हम दो ग्रुप लेने जा रहे हैं और दोनों की समस्या पहले एक जैसी बनाने जा रहे हैं। फिर एक ग्रुप में स्वार्थवाद की नैतिकता अप्लाई करेंगे और दिखाएंगे कि उसकी समस्या हल हो गई। दूसरे ग्रुप में स्वार्थवाद नहीं आया, इसलिए उसकी समस्या 100 साल बाद भी वैसी की वैसी बनी हुई है। क्या सिद्ध हो जाएगा इससे? इससे सिद्ध हो जाएगा कि जहां स्वार्थवाद की नैतिकता आई, वहां प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सामाजिक न्याय आ गया, हिंसा कम हो गई, अधिकार मिल गए, सशक्तिकरण हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। और जहां यह स्वार्थवाद नहीं आया, वहां यह सब नहीं हुआ। तो सिद्ध हो जाएगी बात कि स्वार्थवाद अगर दूसरे वर्ग में भी आ जाए, उसकी समस्या हल हो जाएगी। समझ? तो दो वर्ग बनाने जा रहे हैं। कौन कौन से? स्वार्थवाद कैसे सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, यौन हिंसा को, या ऐसा कहते हैं इसको, को मजबूत कर सकता है, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय मजबूत कर सकता है, तथा यौन हिंसा को कमजोर। इसको समझने के लिए एक केस स्टडी लेते हैं, एक केस स्टडी बनाते हैं। इस केस स्टडी में ऐसे कोई दो वर्ग चुनेंगे जिनकी समस्या एक जैसी रही हो, लेकिन उनमें से एक की समस्या स्वार्थवाद की नैतिकता से हल हो गई हो, जबकि दूसरे वर्ग ने स्वार्थवाद का प्रयोग नहीं किया, इसलिए उसकी समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। तो बात समझने के लिए मैंने एक कहा कि केस स्टडी बनाओ। जिस बात को समझा सके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे सोसाइटी का सवाल, एथिक्स का सवाल सब हल होगा। आप लोग इतना इसलिए लिख रहा हूं बोर्ड पर आजकल, जब से मैंने समझ लिया है तुम्हारी सुनने में रुचि नहीं है, तब से थोड़ा ज्यादा लिख रहा हूं कि कुछ लिख ही लोगे, इसी बहाने कुछ भला हो जाएगा। छाप लिया। दो वर्ग कौन से हैं देखो। आज से तो मेरी राइटिंग इतनी खराब है, खुद ही लिखने के बाद कई बार लगता है क्या लिख दिया। आज से 100 वर्ष पूर्व, चलो ले चलते हैं तुमको पीछे। एक तरफ रखा शूद्र, एक तरफ रखा स्त्री। जाओ 1924 में, जाओ 1900 में। अरे बोल के क्या समझाया करो, समझने वाले लोग हो तुम। लिखने पर तो कर नहीं रहे हो काम, बोल के समझाने पे क्या होगा। शूद्र और स्त्री, दो वर्ग लिया। देखो दोनों की समस्या। अगर दोनों की समस्या एक जैसी निकलेगी तो देखेंगे आज दोनों कहां खड़े हैं, और फिर पता लगाएंगे ऐसा क्यों हुआ कि एक की स्थिति ठीक हो गई दूसरे की नहीं। इससे हमारे सवाल का जवाब मिलेगा कि स्वार्थवाद कैसे समस्याओं को हल कर सकता है। पहली समस्या शूद्रों के प्रति अपमानजनक भाषा, जाति सूचक शब्द था।
भारत में शूद्रों को लोग उनकी जाति के नाम से पुकारते थे, जाति एक गाली की तरह यूज करते थे, है ना। आज भारत के शहरों में कितने लोगों को आप, और गांव में भी कितने लोगों को आप किसी शूद्र को जाति सूचक शब्द लेके बुलाते देखते हैं? आप पाएंगे लगभग ना। क्या हुआ भारत में? भारत में एससी एक्ट के तहत अगर आप किसी शूद्र व्यक्ति के जाति का नाम लेके पुकारेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आप जेल जाएंगे। हजारों उच्च जाति के लोग इस मामले में जेल जा चुके हैं। ठीक है, अब देखो जरा, देखो स्त्रियों के यौनिक पहचान के आधार पर अपमानजनक भाषा, गालियां, जैसे शूद्रों के जाति के आधार पर गाली बनाई गई थी, वैसे ही स्त्रियों की यौनिकता के बेसिस पर सारी गाली बनाई गई। ठीक, जरा बताओ, इधर शूद्रों के लिए किसी फिल्म सिनेमा में तुम देखते हो क्या? कोई ओटीटी कंटेंट जो बनता है उसमें कोई एक्टर किसी शूद्र के जाति का नाम लेके पुकारता है? एक भी ओटीटी कंटेंट ऐसा नहीं देखोगे। लेकिन क्या ऐसा ओटीटी कंटेंट तुम नहीं देखते हो? ऐसे सिनेमा नहीं आता जिसमें स्त्रियों के लिए जो गालियां हैं वो ली जा रही हो? लगभग सारे ओटीटी कंटेंट में हमारी वैसी गालियां भरी हुई हैं। क्या हमारे राज्य में दो लोग लड़ते हैं, पहले एक उच्च जाति का आदमी एक निम्न जाति के आदमी से लड़ता था तो निम्न जाति वाले को उसकी जाति के नाम से पुकार के अपमानित करता था, वो तो बंद हो गया अब। लेकिन आज भी दो लोग लड़ते हैं तो गाली किसके नाम पर देते हैं? स्त्री के नाम पर। तो अगर शूद्र के प्रति भाषा अपमानजनक थी 100 साल पहले, आज गायब हो गई, तो स्त्री की यौनिकता के बेसिस पर जो गालियां थी वो क्यों गायब नहीं हुई? इसका मतलब स्टेटस क्या है? आज क्या स्थिति है? आज यह समाप्त हो गई। और इसमें क्या है? आज यह बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? मुख्य धारा के सिनेमा में, हमारे धारावाहिकों में आ गई। आप कोई 80 के दशक की फिल्म देखेंगे, कोई एक्टर मां बहन की गाली देता नहीं दिखाई देगा। लेकिन आज आप मिर्जापुर देखेंगे, ओटीटी सीरीज देखेंगे, बिना गाली के, मां बहन की गाली के कोई सीरीज चल ही नहीं रही है। तो बढ़ गई। शूद्रों की आबादी 18-20%, स्त्रियों की आबादी 49%। 18-20% शूद्रों की प्रतिभाषा बदल गई, 49% स्त्रियों के प्रति कुछ नहीं बदला। इधर क्या आ गया? इधर आ गया एससी एक्ट। इधर इधर इस संदर्भ में कोई कानून नहीं। अगर गाली बुरी है, एक वर्ग की पहचान के आधार पर गाली डेरोगेटरी बुरी है, तो इधर तो गाली खत्म हुई, इधर क्यों नहीं खत्म हुई? इस स्त्रियों के संदर्भ में वो न्याय नहीं हुआ जो शूद्रों दलितों के संदर्भ में हो गया। दूसरी प्रॉब्लम बनाओ। ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी बना सकते हैं इसकी, मैं एक दो लेकर तुमको पहले समझा रहा हूं और फिर ढूंढेंगे कि शूद्रों के संदर्भ में प्रॉब्लम दूर कैसे हुई और स्त्रियों के संदर्भ में क्यों दूर नहीं हुई। वहां मैं आपको दिखाऊंगा शूद्रों के संदर्भ में प्रॉब्लम दूर हुई स्वार्थवाद से, और स्त्रियों में स्वार्थवाद नहीं आया, इसलिए प्रॉब्लम आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो क्या समझा देंगे हम? इससे निष्कर्ष निकालेंगे कि जहां स्वार्थवाद नहीं आएगा वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, वहां बराबरी नहीं आएगी। दूसरी समस्या, इधर शूद्र इधर स्त्री। इधर क्या था? इधर था अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। आज क्या है? इसके खिलाफ कानून है और शहरों में यह पूरी तरह समाप्त हो गई है और गांव में कमजोर पड़ गई है। आज शहर में आप ये नहीं पूछते कि ये जो चाय बनाने वाला किस जाति का है, इसके हाथ की बनी चाय पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा। आप किसी आदमी की जाति पूछ के चाय नहीं पीते, आप किसी दुकान से सामान किसी की जाति पूछ के नहीं खरीदते। इसका तो अस्पृश्यता लगभग खत्म हो रही है। स्त्री के साथ हमारे धार्मिक स्थानों में अस्पृश्यता का प्रयोग जारी है। माहवारी के दिनों में, पीरियड्स के दिनों में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में हमारे मंदिर अभी भी कहते हैं कि स्त्रियां नहीं आएंगी। इस पर उनको अपवित्र मानते हैं। उनकी अपवित्रता के खिलाफ आज तक हमने कानून नहीं बनाया, अस्पृश्यता के लिए हमने दंडनीय कानून बनाया है। इसलिए क्या है? इसके खिलाफ इसके विरुद्ध दंडनीय कानून, इसकी सामाजिक स्वीकार्यता बनी हुई है। बड़े बड़े मंदिरों में अभी भी इसकी स्वीकार्यता बनी हुई है। सिद्धांत के तौर पर हम चाहे जो बात कह लें, लेकिन भारत के बहुत सारे मंदिरों में आज भी स्त्रियों का प्रवेश बैंड है। आओ तीसरी प्रॉब्लम देखो। इधर शूद्र इधर स्त्री। क्या है इनके पास? किसमें? संस्थाओं में। हम क्या बता रहे हैं? समस्या है ये। संस्थाओं में आबादी के अनुपात में
प्रतिनिधित्व नहीं था। 100 साल पहले, सब 100 साल पहले देखना, 100 साल पहले संस्थाओं में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं था। विधायिका में शूद्र नहीं होते थे, नियम बनाने में शूद्रों की कोई भूमिका नहीं थी। आज क्या है? आज शिक्षण संस्थाओं से लेकर विधायिका तक क्या है? आरक्षण है। और विधायिका में दलित सांसदों एवं विधायकों की आबादी के अनुपात में भागीदारी है। इधर स्त्री की भागीदारी आज भी संसद एवं विधायिका में 10% से भी कम है। इधर क्या है? इधर 80 दलित सांसद, इधर 40 से भी कम स्त्रियां संसद में। 49% आबादी की 40 स्त्रियां भी नहीं, 17% आबादी से 80 सांसद। इधर आरक्षण अभी तक नहीं लागू हो पाया हमारी संसद में, इधर बहुत पहले से लागू है। तो जब दोनों वर्गों की भागीदारी संसद में नहीं थी, इनको मिल गई, इनको नहीं मिली। लोकतंत्र में हर आदमी को अगर आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए, तो जिस तरह से दलित को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिली, पिछड़े को मिली, पिछड़ों की तो हिस्सेदारी ऐसी है कि आज भारत के ज्यादातर विधान जो हमारे राज्य हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स पिछड़े वर्ग से आते हैं। हमारे सारे राज्य पिछड़े वर्ग के इर्द गिर्द सेंटर्ड है, लेकिन आबादी के अनुपात में महिला मुख्यमंत्री प्रमुख राज्यों में नहीं है। आबादी के अनुपात में महिलाओं की संख्या संसद में नहीं है। तो जब दोनों की स्थिति एक समय समान थी, 100 साल पहले दोनों की स्थिति यही थी कि दोनों में से कोई नहीं था, आज ये पहुंच गई, ये क्यों नहीं पहुंची? क्या बन रही केस स्टडी? क्या देख रहे हैं? एक वर्ग की हर दशा में स्थिति ठीक हुई है, दूसरे वर्ग की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ध्यान रखना, स्त्रियां जहां अपनी संख्या के अनुपात में हैं, वहां किसी आरक्षण से नहीं पहुंची हैं। राज्य ने कुछ नहीं किया है, मेरिट से पहुंचे हैं, टैलेंट से। आपने यूपीएससी में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया स्त्रियों को, आपने शिक्षण संस्थाओं में स्त्रियों को रिजर्वेशन नहीं दिया है, संसद विधानसभा में रिजर्वेशन नहीं दिया है, वो टैलेंट से पहुंची। लेकिन दलित वर्ग के लोग लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय से आरक्षण से पहुंचे हैं। एक को न्याय से पहुंचाया है आपने कि ठीक है, अगर तुम्हारी मेरिट कम रहेगी तब भी हम तुमको शिक्षण संस्थाओं में भेजेंगे, हम इन सीट को एससी एसटी सीट डिक्लेयर कर देंगे, तुमको भेजेंगे। यहां हमारी क्लास में बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं और भी स्कूलों में स्त्रियां हो सकती हैं, लेकिन वो किसी सामाजिक न्याय से नहीं भेजी गई हैं। तो जब इनके साथ सामाजिक न्याय हुआ तो इनके साथ क्यों नहीं हुआ? कोई भाई साहब लिख रहे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री। दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है, दिल्ली इनसिग्निफिकेंट राज्य है। क्या मतलब है दिल्ली का? कितने बड़े राज्य, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कौन से बड़े राज्य में? तमिलनाडु, एक वेस्ट बंगाल को छोड़ दो, 49% स्त्रियों के लिए एक ही राज्य है क्या? वेस्ट बंगाल। तो देखो, ये थोड़ा जानने की तुमसे मैं बात कर रहा हूं कि रेखा गुप्ता दिल्ली में है, ये पता तो सब जानते हैं। बात किसकी हुई? आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो जरा आओ, और ध्यान रखना, किसी जगह अगर दलित व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, सांसद बनता है, तो अपनी दलित पहचान कारण बनता है। स्त्री अगर सांसद बन रही तो स्त्री पहचान के कारण नहीं बन रही है, उसका वोट बैंक स्त्री नहीं है, दलित वोट बैंक है, स्त्री वोट बैंक नहीं है कोई स्त्रियों का। वो भाजपा से जीत रही चुनाव, उसका वोट बैंक हिंदू है। तो स्त्रियां तुमको संसद में दिखाई दे रही है, 80 दलित सांसद कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि दलित वोट बैंक है, वो दलित नेता है सांसद, पार्टी के भीतर तो नहीं, साथ में दलित नेता भी हैं। स्त्री राजद के वोट बैंक से, बीजेपी की वोट बैंक से जीत रही है, उसका कोई अपना वर्गीय वोट बैंक नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट सिर्फ डेकोरेटेड पोस्ट होती है, और जो प्रेसिडेंट तुम्हारी बनाई गई उनको स्त्री होने के नाते नहीं, उनको बनाया गया है प्रेसिडेंट आदिवासी होने के नाते, आदिवासी पहचान को प्रमुखता दी गई है। प्रेसिडेंट सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं होता। प्रेसिडेंट पॉलिटिकल सिंबोलिज्म नहीं क्रिएट करता। तो जहां रियल पावर है, वो रियल पावर है चीफ मिनिस्टर के पास, प्रधानमंत्री के पास, वहां की बात हम कर रहे हैं। और वहां भी मैंने कहा कि कोई महिला अगर आ रही है तो महिला वोट बैंक से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। महिला आ रही है तो पार्टी के वोट बैंक से आ रही है। फिर और देखिए जरा, एक आध बात और लिख देता हूं फिर इसको हम। इधर क्या है? चौथा, जातीय हिंसा 100 वर्षों में बहुत कम हो गई। और इधर यौन हिंसा 100 वर्ष पहले की तुलना में बढ़ गई। आप जब अखबार खोलते हैं रोज, तो कितनी ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं जहां जाति आधार पर किसी के साथ मारपीट का केस आप पढ़ते हैं। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कोई एक ऐसा केस पढ़ते हैं। लेकिन जब आप अखबार खोलते हैं तो रेप की कितनी घटनाएं पढ़ते हैं? रोज 50 घटनाएं रेप की, सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं।
जाति के आधार पर जातीय हिंसा की घटना लगातार कम हो रही है, लेकिन लिंग के आधार पर यौन हिंसा लगातार बढ़ रही है। तो यौन हिंसा 100 वर्ष पहले की तुलना में बढ़ गई और जातीय हिंसा उसकी तुलना में घट गई। साल में आपको ऐसा बहुत बड़ा मामला एक आध सुनते हैं, ऊना जैसी गुजरात की घटना, उत्तर प्रदेश में कहीं हो गई घटना, मध्य प्रदेश में हो गई, एक आध घटना सुनते हैं जातीय हिंसा की बड़ी घटना, लेकिन रेप की घटना सैकड़ों की संख्या में रोज सुनते हैं। तो एक समय तो हमारे देश में समस्या थी, जातियों को निम्न जातियों के साथ उच्च जाति के लोग मारपीट करते थे, उनका शोषण करते थे, वो कम हो गया। लेकिन यहां स्त्रियों के साथ छेड़खानी, रेप, ये बढ़ गया। अब अगर हम ये समझें, इसी बात को और तरह से बता सकते हैं, संपत्ति में भी यही हाल है। ग्राम समाज से बहुत सारी संपत्ति अनुसूचित जातियों को बांटी गई, स्टीलिंग एक्ट से जमीन छीनकर बांटी गई। 17% आबादी के पास राज्य की संपत्ति का, जमीन का 2-3% हिस्सा होगा, लेकिन 49% स्त्रियों के पास राज्य की जमीन जैसी संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं। जो जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम से देखते भी हो, वो स्टैंप ड्यूटी में छूट लेने के नाम से पुरुष स्त्री के नाम से लिखा लेते हैं, क्योंकि उससे स्टैंप ड्यूटी कम लगती है, उसकी रियल मालिक स्त्रियां नहीं है। तो संपत्ति में 49% स्त्रियों की हिस्सेदारी बहुत कम है, खासतौर पर लैंड, क्योंकि उसकी तुलना में पिछड़ों, दलितों में संपत्ति की भागीदारी में उनकी भागीदारी बढ़ी है। तो अगर पाते हैं संस्थाओं में प्रतिनिधित्व, वहां पाते हैं दलितों की स्थिति बेहतर हुई, 100 साल पहले बहुत खराब थी। हम पाते हैं जाति हिंसा 100 साल पहले बहुत खराब थी, आज ठीक हुई। हम पाते हैं जाति सूचक शब्द और यौनिकता के आधार पर गालियां, जाति सूचक शब्द बहुत कम हो गए, सिनेमा में कहीं यूज नहीं कर सकते आप, सिनेमा बैन हो जाएगा, लेकिन गालियां तो ऐसी वैसी जारी हैं। तो सवाल उठता है, इसका मतलब एक वर्ग उन्हीं समस्याओं से 100 साल पहले जूझ रहा था जिन समस्याओं से 100 वर्ष पहले स्त्रियां जूझ रही थी, लेकिन एक वर्ग की स्थिति में तुलनात्मक रूप से आबादी में उनकी संख्या कम होने के बावजूद क्या हो गया, व्यापक बदलाव हुआ। और दूसरे वर्ग में आबादी में उनकी संख्या इस वर्ग की तुलना में ज्यादा होने के बावजूद अपेक्षाकृत बहुत कम बदलाव हुआ। तो क्या हमको समझना है? हमको समझना है, इस बात को समझने के साथ इस केस स्टडी से अब यह पता लगाना है कि अगर 100 से 150 वर्ष पूर्व दोनों की स्थिति एक जैसी थी, दोनों की समस्या एक जैसी थी, तो वर्तमान में एक वर्ग की समस्या क्यों लगभग हल हो गई, जबकि दूसरे वर्ग की नहीं? पल्लवी पांचाल जी कह रहे हैं कि आज मेरी बात उनको सही लगी, इसका मतलब पहले मेरी बात जो है सब गलत लगती थी। ऐसा है क्या पल्लवी जी? ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन वीकर सेक्शन का, जो कमजोर गरीब लोग हैं उनका है। कुछ राज्यों में महिलाओं का रिजर्वेशन भी है, लेकिन वो पूरे भारत में नॉर्म नहीं है। ईडब्ल्यूएस को महिलाओं का रिजर्वेशन कहना ठीक नहीं है। ईडब्ल्यूएस में पुरुष महिला दोनों आते हैं, तो क्या पता लगाना है? ये समस्या क्यों एक वर्ग की हल हुई, क्यों एक वर्ग की नहीं हल हुई, क्यों एक वर्ग के साथ जाति हिंसा कम हुई, क्यों दूसरे वर्ग के साथ नहीं कम हुई? तो तुम ऐसा कह रहे हो जैसे आज शादीशुदा महिलाओं सबको रेप ही नहीं करता है, बाल विवाह कर देते थे। तो ठीक है, जैसे आज शादीशुदा महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हैं, वैसे पहले भी हो सकती थी। नंबर 1। नंबर 2, आज तो लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, ज्यादा लोकतांत्रिक मूल्य आ गए, तो आज तो रेप कम हो जाना चाहिए था इस तक से, फिर तो बढ़ गए। इसका मतलब है कि स्त्रियों के साथ यौन हिंसा बढ़ी है। अभिषेक, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी बात आधे समय तो अप्रासंगिक होती है, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं। अभी कोई काम की बात कर लिया करो। SC ST में दोनों आते हैं, क्या मतलब है? कुछ जीएस ठीक करो यार, कैसे करोगे आगे चल के? हमने क्या देखा है क्या नहीं, हमारे देखने का नहीं बात करते, हम अपवादों की बात नहीं करते, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। आप कह दीजिए हमने अपने गांव में जाति हिंसा देखी है, वो मसला नहीं है। मसला हमारे पास डेटा क्या है, कास्ट वायलेंस का और सेक्स वायलेंस का, दोनों में क्या डेटा है? सेक्स वायलेंस रोज सैकड़ों की संख्या में हो रहा है, कास्ट वायलेंस का हमारा ऐसा डेटा नहीं है। नहीं, आप कह रहे गांव में पढ़ने नहीं दिया जाता, मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता? ऐसे तो शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। समस्या तो मैं कह रहा हूं ना कि दोनों की थी। एक की समस्या कैसे ठीक हुई इन कंपेरिजन में, ये नहीं आप कह देंगे कि एकदम सवर्णों के बराबर हो गए निम्न जातियों के लोग, तो बात सही नहीं है।
उनकी स्थिति अभी भी उच्च जातियों के बराबर नहीं है, लेकिन उच्च जातियों का रवैया निम्न जातियों के प्रति अब ऐसा नहीं रह गया कि उनके साथ गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, वो खत्म हो गया है। कई बार तो उच्च जातियों के लोग डरते हैं कि SC ST एक्ट लगा दिया, हमारे ऊपर तो जेल चले जाएंगे, उसमें जमानत नहीं होगी, लेकिन छेड़खानी में यही डर नहीं है। क्या पढ़ते हैं डेटा में? मैंने कहा था 10 में से 7 से 8 महिलाएं किसी न किसी तरह की यौन हिंसा का शिकार हुई होती हैं। तो रेप जरूरी नहीं है, उनके परिजनों ने, उनके जानने वालों ने 14, 15, 16 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में अलग अलग समय किसी न किसी तरह की यौन छेड़खानी की होती है। ये भारत का महिलाओं के संबंध में लीडिंग संस्था का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, गूगल करना आज। जो नेशनल कमीशन है विमेंस के अगेंस्ट क्राइम का, उसका डेटा है कि अलग अलग तरह की छेड़खानी स्त्रियों के साथ जो होती है, उसमें 10 से 7 से 8 स्त्रियां उनके साथ किसी न किसी तरह की छेड़खानी, किसी न किसी तरह की यौन हिंसा की कोशिश या यौन हिंसा हुई होती है। तो सवाल इसका है कि हम तो आज पढ़ लिख गए, देश में लोकतंत्र इतना मजबूत हो गया, बहुत सारी बात होगी, तब ये क्यों है? तो ये बात हम लोग अब करेंगे कल, ठीक है? आज यहीं तक रुक जाएंगे क्योंकि इस बात में लगेगा समय, और कल इसको ठीक है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पर बात करेंगे कि दोनों वर्गों की दशा में एक वर्ग की दशा क्यों बेहतर हुई, दूसरे वर्ग की दशा क्यों बेहतर नहीं हुई। जैसे कहा था कुएं की मुडेर वाला एग्जांपल कि औरत कुएं में कूदने जा रही थी, कूदी कि नहीं कूदी, वैसे ही धारावाहिक में आज तक जो कहानी है वो यहां तक पहुंची है कि कंपैरिजन से हमने सीख लिया कि औरतों और दलितों की स्थिति में, औरतों की स्थिति में कम सुधार हुआ, दलितों की स्थिति में उनकी तुलना में ज्यादा सुधार हुआ। चाहे वो राजनीति में संस्थाओं में भागीदारी का मामला हो, चाहे उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का कम हो जाना हो, चाहे राज्य द्वारा उनके लिए तमाम जमीन बांटने के कार्यक्रम हो, चाहे SC ST एक्ट बनाना हो, वैसा कोई एक्ट महिलाओं के संदर्भ में नहीं बना। तो ये जो बातें हैं इनको देखकर हम देखेंगे कैसे ये हम बात समझ सकते हैं इसमें स्वार्थवाद की क्या भूमिका है। अगले पार्ट को देखेंगे।